हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, बड़ो, बूढ़ो, जो भी हो देख रहे हो बस इतना जानो कि आज का टॉपिक ना मज़ेदार है। मतलब इतना मज़ा आएगा कि आज मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। ये वो टॉपिक है जो वर्नियर कैलिपर के ही तरह है, लेकिन कोई बात नहीं। आज इसमें हम लोग सीखेंगे, थोड़ा बेसिक्स चीज़ें भी सीखेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे जो जेई लेवल के लिए बहुत काम आएगा। और इसमें जेई का एक न्यूमेरिकल भी आएगा। अगर वो उसको किसी ने सॉल्व किया तो समझिएगा आपने पढ़ाई ढंग से की है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, अपन तो वहीं हैं। तो मेरा नाम है प्रणव शर्मा, आप देख रहे हैं मैथलेट्स गुरु। चलिए शुरू करते हैं। ये तो गौरव भाई का हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? वर्नियर कैलिपर से भी काम हो रहा था, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर में आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से जाके वर्नियर कैलिपर पहले देख लो, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे लीस्ट काउंट क्या होता है, एमएसडी क्या था, वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या थे, क्या प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये सब उसमें बताया था मैंने अच्छे से, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज में ये सब चीज़ें टर्म कॉमन होते हैं, कुछ टर्म्स कॉमन होते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिए, स्क्रू गेज की सबसे पहले जानते हैं ज़रूरत पड़ी क्यों। स्क्रू गेज की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम लोग अभी तक सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक ही नाप पा रहे थे। कहाँ पे? वर्नियर कैलिपर में, ठीक है ना। और हमें अगर जैसे इसको नापना था, इतना कैसे नाप पाते? 0.001, ठीक है। ये कैसे नाप पा सकते? थर्ड डेसिमल डिजिट तक, फोर्थ डेसिमल डिजिट तक किस इंस्ट्रूमेंट से नाप पाते? तो ये सब हमने नापा इस चीज़ से, स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज से हम लोग 4, 5, 6, 7 तक भी नाप सकते हैं। सिर्फ ये जैसे किताबों में दिया रहता है जनरली 0.001 दे दिया, बस इतने में ख़त्म नहीं होता है, बहुत लंबा चलता है। ये बहुत बढ़िया होता है। स्क्रू गेज एकदम बहुत तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो मज़ा ही आ गया था, हम तो बहुत खुश थे। मतलब उस समय हम थे नहीं, लेकिन हम बहुत खुश थे ठीक है। तो स्क्रू गेज, चलिए देखिए, आपके जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इतना बढ़िया बनाया, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दिया करो, एकदम थोड़ा सा। तो ध्यान दो इधर। तो देखो, स्क्रू गेज का ये ओपन स्क्रू गेज है, ये बंद किया हुआ, ये क्लोज है। क्लोज में देखिए क्या चीज़ है। क्लोज में पहले ये होता है स्टड, ठीक है। ये वाला स्टड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये स्टड है। इसका नाम है स्पिंडल। ये जो सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ये स्पिंडल है, और ये है इसका थिम्बल। थिम्बल में आपने यहाँ से देख रहे होंगे कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये होती हैं सर्कुलर स्केल, ये इसका सर्कुलर स्केल है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं फ्रेम है, ये फ्रेम चीज़ है। अरे इसका नाम नहीं लिखा है, ये जो साइड में है वो है रैटचेट। ये चट चट मारता है, रैटचेट पाव, ठीक है ना। तो ये जो क्लोज है, अब देखिए ये ओपन में कैसा दिखता है जब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन में स्टड है, स्टड को देखिए, स्टड को एनविल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनविल भी। स्टड का एक नाम एनविल भी है। अब देखिए जो स्पिंडल को हमने खोला तो स्पिंडल के अंदर क्या निकला? स्क्रू निकले। स्क्रू जैसे हम लोग नट बोल्ट कसते हैं ना, स्क्रू कसते हैं ना, तो उसमें देखिए ऐसे ऐसे करके बना होता है ना। स्क्रू में ऐसे ऐसे बनी होती है ना लाइनें, ऐसे स्क्रू होता है ना, कुछ ऐसे करके ऐसे ही बना होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, स्क्रू। अब यहाँ पे देखिए, जब एक चीज़ ये ओपन हो गई, यहाँ तो क्लोज था, ये ओपन हो गया तो यहाँ पे कुछ लाइनें नजर आने लगी। ये लाइनें होती हैं मेन स्केल की। इसमें भी वर्नियर कैलिपर तरीके 2 स्केल होती हैं बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे इसमें, उसमें क्या थी? मेन स्केल थी और वर्नियर स्केल थी। इसमें मेन स्केल को जिसको स्लीव भी कहते हैं और पिच स्केल भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? पिच स्केल भी है। क्या नाम है? पिच स्केल भी। इसमें मेन स्केल होती है और सर्कुलर स्केल होती है, जिसका नाम होता है हेड स्केल। सर्कुलर स्केल को क्या कहते हैं? हेड स्केल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। ये बना, जनरली ये मिलीमीटर्स में होते हैं, जनरली ये मिलीमीटर्स में होते हैं। और ये जो सर्कुलर स्केल होती है वो इस पे जुड़ी होती है, मतलब इस पे लगी होती है। कैसे? ध्यान सुनो। जैसे कि यहाँ पे क्लोज में देखो, जब क्लोज पे ये 0 होगा इसका, और क्लोज वाली स्केल कुछ ऐसे आ जाएगी ये, तो ये क्लोज वाली इसका 0, यानी कि इसका 0 वर्नियर कह रहा है, सर्कुलर स्केल का 0 और तुम्हारी ये मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करेंगे जब ये क्लोज होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है? थिम्बल क्या होता है भैया? थिम्बल जो सर्कुलर स्केल का एक हैंडल टाइप का होता है, जिससे पकड़ के हम लोग ये स्केल को खोलते हैं। और रैटचेट का काम क्या होता है अभी बताते हैं। रैटचेट का काम बहुत बढ़िया है। तो पहले समझ लो वर्किंग इसकी होती कैसे। ये क्लोज है ना। थिम्बल को पकड़ के, यानी सर्कुलर स्केल को पकड़ के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। किस तरीके से घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पता है ना आप लोगों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं ऐसे से पीछे करते हैं तो ये चीज़ जो स्पिंडल है वो खुलता है, ठीक है, ये स्पिंडल जो है खुलता है। एग्जाम्पल तौर पर ये देखिए, ऐसे है, ऐसे था ना, ये बंद है, ऐसे है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, देखिए पीछे जा रहा है ना, तो ये पीछे जाता है ना, तो ये चीज़ बाहर आता है, ये चीज़ करके ये बाहर आ जाता है, ये पीछे चली जाएगी स्केल और ये बाहर आ जाएगी। तो जितना चीज़ की हमको मोटाई लेनी होती है, जितना हमको लेंथ डेप्थ कह रहा हूँ, लेंथ नापनी होती है, डायमीटर नापना होता है, उसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए टू ओपन, नोट्स भी लिखते रहेगा, टू ओपन दिस, इसको रोटेट सर्कुलर स्केल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको घुमाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज, ये बंद है पूरा, है ना, ये ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बंद होने लग जाएगा वापस से, ठीक है ना। आ गया समझ में। अब तो बात हुई सर, आपने थिम्बल बता दी, सब बता दी, ये रिटचेट क्या होता है, रैटचेट क्या होता है? रैटचेट ये चूहा पकड़ने वाला होता है नहीं, नाम से इसका चूहा पकड़ने वाला नहीं है। रैटचेट का असल में काम क्या होता है, चेक करना होता है कि इंस्ट्रूमेंट ठीक से फंसा है कि नहीं। फंसे का मतलब देखो, इंस्ट्रूमेंट को जब हम इसके बीच में से लगा देते हैं, फ्रेम के यहाँ पे स्टड और आपके स्क्रू स्पिंडल के बीच में से फंसा देते हैं, तो वो टाइट है कि नहीं, कि और ज़्यादा स्केल तो नहीं घूम रही। जब इसको वैसे पकड़ के घुमाने लगते हैं तो वो धीमे धीमे कसता रहेगा। ये टाइट हो चुका है ना, कि वो डिसाइड करता है रैटचेट। क्योंकि फिर जब टाइट, जैसे हम लोग को लगता है कि हाँ टाइट हो गया, तो जब रैटचेट को घुमा के देखेंगे, अगर रैटचेट से कर रखी आवाज़ है, कैसी आवाज़, कर रखी, रैटचेट से कैसी की आवाज़ आएगी, कर 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 आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट टाइट हो चुका है। अगर नहीं हो तो अभी टाइट नहीं हुआ है। समझ में आ गया रैटचेट का काम क्या होता है? रैटचेट का काम होता है बस चेक करना कि इंस्ट्रूमेंट टाइटली फिट है कि नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो नोट करना, आप लोग को डायग्राम बढ़िया से बनाना, बना लीजिए, ठीक है, आराम से बनाइए, लीजिए। और वीडियो को पॉज करके बनाइए, क्योंकि मैं मिटा दूंगा, रफ करूंगा, आप तब तक पॉज करके बना लेना। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने इस बड़े वाले को क्यों नहीं मेटा, क्योंकि अब इसी डायग्राम से हम लोग को समझना है कि अब आगे करना क्या है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान, जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की इतना सटीक से इसको डिस्क्राइब किया कि देखो ध्यान से, जो ये मेन स्केल की रीडिंग दिख रही है, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की ये ऐसे जो है ना, ये चीज़, ये मेन स्केल का दिख रहा है, ये पूरी एक इसके बराबर होती है। इसके कैसे, मतलब कि जैसे कि ये है, तो ये पूरी इसके बराबर होती है, ठीक है। ये दो, मतलब कि दो के बीच में जो होता है आपका डिस्टेंस, उसके बराबर होती है। यानी कि जो इनका डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, स्क्रू का डिस्टेंस और आपका मेन स्केल का, डिवीजन का मेन डिस्टेंस इनकी बराबर होती है। मतलब कि इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि अगर हम एक बार स्क्रू पीछे जाएगा तो वो इतना ही डिस्टेंस पीछे जाएगा। समझिए, अगर नहीं समझे तो फिर समझो कैसे। जैसे कि ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये 1 2 3 4, जैसे आपका मतलब मान लेते हैं अभी वर्नियर स्केल आपकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये है 0, ये 1 2 3 4। जब हम इसको पीछे की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज से पीछे खुलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक बार टर्न लेंगे तो ये हमारा एक पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? ये, यानी कि 0, ये 1 पे चला जाएगा। एक टर्न में इतना डिस्टेंस कवर करेगा जितना एक स्प्रिंग का होगा, मतलब कि जितना एक स्क्रू का किया होगा डिस्टेंस, ठीक है ना। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जेई लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, और जो बच्चों को नहीं आ पाते हैं, तो बस ये सब बेसिक चीज़ें समझ के चलेंगे अपन लोग। बहुत कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, भाग रहे हो? नहीं ना, बैठो, तुम भी, अम्मी आई हैं, तुम भी यहीं हो, पढ़ाई करो साथ में, ठीक है। तो नोट करो इसको। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं पिच। ये पिच क्या होता है? ये साउंड वाला पिच नहीं है, ये स्क्रू गेज वाला पिच है। पिच स्पेलिंग कुछ सेम है, पिच। अब पिच क्या होती है? पिच को पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्या होती है।
पिच की जो डेफिनेशन लोग कहते हैं, मतलब कि जो बुक्स थोड़ी बहुत कहती हैं, वो ये होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ये सब लोग कहते हैं, मतलब बुक्स नॉर्मल कहती है। टू कंसेक्यूटिव थ्रेड मतलब कि वही जो हमने अभी पहले बताया था, ये है, ये और ये बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। पिच, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड। थ्रेड है तो कंफ्यूज मत होना, वो थ्रेड ही है, वो धागे वाला थ्रेड नहीं। इसको ये स्क्रू वाला थ्रेड कहते हैं, पता है ना, जब स्क्रू ऐसे इंक्लाइंड ऐसे घूमता रहता है वेज वाला करके, उसी तरीके से ये है थ्रेड है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड। अब ये तो बुक कहता है, अब भाई लेकिन हम ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, इससे जेई के सवाल नहीं लेंगे, जेई के सवाल नहीं लेंगे नहीं इस डेफिनेशन से। अब जो मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं वो सटीक डेफिनेशन है, उसको देखिए ध्यान से क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन कुछ कहती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, समझो इस बात को। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल को, ये देखो ध्यान सुन लो, जब सर्कुलर स्केल को हम घुमाते हैं, एक रोटेशन देते हैं, तो जितना डिस्टेंट ये थ्रेड क्लोज होता है या बाहर होता है, मतलब क्लोज होता है या ओपन होता है, वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है पिच। तो समझा? नहीं तो समझा नहीं, ध्यान से देखो, समझो। हिंदी लिखवा दूं? थोड़ा सा हिंदी लिख लो, देखो हिंदी लिख लो थोड़ा सा। जब हम एक रोटेशन देते हैं, तब एक ही थ्रेड खुलता या बंद यानी क्लोज होता है। भाई ये क्या लिखा दिया सर आपने, ये क्या लिखा दिया? समझो, जब हम एक रोटेशन देते हैं तब एक ही थ्रेड खुलता या क्लोज होता है, मतलब समझे? यानी कि जब हमने एक कंप्लीट रोटेशन दे दिया तो एक ही थ्रेड खुला, यानी कि ध्यान समझो, जैसे ये थ्रेड है 1 2, ये 0 ये 1, ठीक है। जब हमने, जैसे मान लो यहाँ पे पिछले वाले एग्जांपल बताया, तो जब ऐसे वर्नियर स्केल थी, उसका 0 यहाँ 0, ये तब की बात हो रही है जब एरर नहीं है, ध्यान से सुनो, एरर नहीं है, इसका 0 इसका 0। जब हमने थिम्बल को पकड़ के सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाया, क्या किया, थिम्बल पकड़ के सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाया, तो ये जितना एक रोटेशन में घूमता है वही डिस्टेंस ये असल में तय करता है। ये थ्रेड एक यूनिट डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। देखो 1 मिलीमीटर, अगर ये मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर तय कर गया, ठीक है। अगर ये मिलीमीटर, जनरली ये मिलीमीटर में होता है, तो ये 1 मिलीमीटर तय कर गया, और वो भी एक रोटेशन में। तो यानी कि ये गलत नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, ठीक है। ये भी डेफिनेशन सही होगी ना, यहाँ से समझ में आ गया। यानी कि जब हम इसको ऐसे पकड़ के घुमाते, एक रोटेशन दे देते हैं, ये उतना ही मूव करता है जितना ये एक थ्रेड घूमेगा, ठीक है। नोट करिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना? बहुत मज़ा आ रहा होगा अच्छी क्लास में, सही मैं कह रहा हूँ, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि हाँ यहाँ पे भी स्क्रू गेज के बारे में ऐसे समझाया जा रहा है, हंसी मजाक फनी वे में भी समझाया जाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये चीज़। एक डायग्राम देखोगे, मतलब वो देखोगे लाइव डेमो। चलो मान लेते हैं ये स्क्रू गेज का वो थिम्बल और सिलेंडर है, ठीक है। ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब इसको मैंने एक रोटेशन दिया तो ये जितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पीछे आया ना, जब एक रोटेशन, जैसे कि मान लो ये थ्रेड है, ये कुछ ऐसे थ्रेड है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये कुछ थ्रेड है, ठीक है। और यहीं पे हमारा अभी मान लेते हैं वो है सर्कुलर स्केल है, हमारा अभी सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, ये चीज़ हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि इसी से सवाल फंसेंगे,
और क्या, ये जैसे ओपन भी करेंगे या क्लोज भी करेंगे, यानी एंटी क्लॉक भी करेंगे या क्लॉकवाइज करेंगे, तो जब एक रोटेशन हम दे देते हैं तो इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो बदल कर, जैसे ये 1 था हमारा, ये 0 था और ये 1 था, तो ये जो एक रोटेशन जब हमने एक कंप्लीट रोटेशन दे दी तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर करता है कि जितना एक पिच हो जाए। ठीक है, अब समझ में आया, इसी को हम लोग पिच कहते हैं। ये 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड है ना, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस ही तो कवर किया है उसने, यही तो पिच है हमारा। ठीक है ना, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं आपको। अच्छा देखो, अब सर्कुलर स्केल दिखती किस तरीके की है। सर्कुलर स्केल को थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करते हैं। ये कुछ ऐसे हो गया, इस तरीके से मार्किंग बनी होती है, ये कुछ मार्किंग बनी होती है ऐसे। ये हमारी यहाँ पे वाली स्केल रहती है, क्या नाम है, मेन स्केल रहती है या स्लीव रहता है। स्लीव का मतलब पता है ना, बांह को भी ऐसे ऊपर नीचे खोल सकते हैं ना, वैसे इसका भी है। तो क्या होता है, जब ये क्लोज होता है तब इसका ज़ीरो जो है, जैसे मान लेते अभी यहाँ पे ज़ीरो है, वैसे ज़ीरो तो यहाँ होगा, इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो पे कोइंसाइड करता है, इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो पे ऐसे कोइंसाइड करता है। अभी ये क्लोज है, अगर इसको ऐसे हटा दें सारा चीज़ और यहाँ से अगर ज़ीरो स्टार्ट करें तो ये भी क्लोज है। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर। और यहाँ से रीडिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जितनी भी हो, जैसे मान लेते हैं कि 100 तक है, जैसे मान लेते हैं 100 तक है, तो ये हो गई 99। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं 100 तक है, उल्टा ले लो, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पे आ गया 99। 100 डिजिट है, मान लो 100 डिवीज़न है सर्कुलर स्केल, ये इसीलिए तो लीस्ट काउंट इसका बदलता रहता है। हमने बोला 3 डिजिट तक ही नहीं है, और भी है, 4 है, 5, क्यों, क्योंकि सर्कुलर स्केल के डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि सर्कुलर स्केल में जितनी ज़्यादा डिवीज़न होगी उतना तो हम लोग नाप सकते हैं, समझे। अभी मज़ा आएगा, देखो, चलो देखो अभी मज़ा क्या आता है। ठीक है, अभी आप लोग को बताते हैं असली मज़ा क्या होता है। देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ, इसका जो डायामीटर है मार्कर का, ये 1 मिलीमीटर है। कितना है, रफ स्केच बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ रफ स्केच है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं इसका डायामीटर 1 मिलीमीटर है। तो जब हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और पीछे खींचेंगे, एक रोटेशन दे देंगे ना, एक रोटेशन देंगे तब ये इसे फंस जाएगा इस पे 1 मिलीमीटर, और इस पे राइट साइड से टाइट कर देंगे। तो इसका सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी मेजर कर ली इसने, जितनी इसकी होगी डिस्टेंस है ना, ये 0 से 1 मिलीमीटर तक तो है, ये 2 है, ये आगे ले लो 3, ये 4, यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर इसने ले लिया इसका डायामीटर। तो इसकी सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो गई, 1 मिलीमीटर। और सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है किसी भी स्केल की, क्या होती है, लीस्ट काउंट, यानी कि सबसे छोटा इसने कितना मेजर करता है, 1 मिलीमीटर, है ना। और जो कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं समझे, समझो ध्यान से। हमने क्या बोला था सोच के समझना। एक कंप्लीट रोटेशन पे, यानी कि जब ये ऐसे घूमता है तो 0 से वापस 0 आने पे, यानी कि 0 से वापस 0 आने पे कितना डिस्टेंस हो गया, वो तुम्हारा डिपेंड करता है 1 मिलीमीटर, मतलब कि 1 रोटेशन होता है ना, जब 0 से वापस 0 पे ऐसे घुमा के आ जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, हम इसको पूरा ना घुमा के आधा भी तो घुमा सकते हैं। हाँ सर, आधा घुमा सकते हैं, आधा नहीं घुमा सकता, आधा भी तो घुमा सकते हैं ना, बिल्कुल घुमा सकते हैं। इसको हम पूरा ना घुमा के, जैसे कि हम ऐसे पूरा घुमाते हैं ना एक चक्कर, तो ऐसे ना घुमा के बस आधा घुमा दिया, तो आधा घुमा दिया हमने, यानी कि यहाँ कुछ लेंथ कहाँ तक आ जाएगी, यानी कि 0.5 मिलीमीटर तक, 0.5 मिलीमीटर तक आ जाएगी ना, 0.5 मिलीमीटर तक आ जाएगी। ठीक है ना, 0.5 मिलीमीटर तक, यानी कि उसका हमने कितना स्केल डिस्कवर किया, जैसे कि उसमें कितना, आपके सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन होते हैं ना, मतलब 100 डिवीजन होते हैं ना, तो हमने उसको यहाँ तक कवर कर लिया, यानी कि मान लेते हैं 50 तक कवर कर लिया,
यहाँ तक कवर कर लिया, 50 तक हमने कवर कर लिया है ना, आधे पे 0.55 mm मेजर कर रहा है। अच्छा, और छोटा डिस्टेंस नहीं ले सकते इससे? हम इसको 1/4 घुमाएं, अब बोलो, यानी कि हम इसको हल्का सा ही घुमाएं, हल्का सा ही घुमाएं, तो हल्का सा ही घुमाएंगे तो उतना ही छोटा डिस्टेंस, मान लो हल्का सा घुमाएं, यहाँ पे आ गया ये, क्या अभी भी ये छोटी डिस्टेंस है? ना 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 ना, ये छोटी डिस्टेंस नहीं है। अब जानो लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि एक, सुनो ध्यान से, 1 मिलीमीटर में कितने पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस ना पे। अगर हम खाली इसको एक ही यूनिट घुमाएं, ऐसे पकड़ के खाली एक तो घुमाएं, ऐसे पकड़ के खाली हम एक तो घुमाएं, वही तो सबसे छोटे डिस्टेंस होगा, यानी कि 1/100th घुमाएं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार घुमाया, दूसरे बाद यानी कि हाफ बार घुमाया, तीसरी बार हमने 1/4 घुमाया, उसके बाद हमने सीधा सीधा, देख रहे हो ना, 1/2, 1/2, 1/4, इस तरह घूमता चला जा रहा है। क्या हम इसको 1/100 नहीं घुमा सकते? यानी 100वां यूनिट का एक भाग, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ना। अब समझ में आया? तो इसका यानी कि देखो पिच 1 mm की है, ठीक है, mm में जनरली लेते हैं, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितने ले लिया हमने? 100, तो कितना आ गया? 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। अरे आप तो कहेंगे सर ये तो लीस्ट काउंट उसका था, क्या नाम है आपका, वर्नियर कैलिपर का था, वर्नियर कैलिपर का था ना, इस तरीके से। तो ध्यान से समझो, वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में था, इसको मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में चेंज कर लो इसको। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 है ना, तो यहाँ पे और 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.001 सेंटीमीटर। आ गया लीस्ट काउंट भैया बुक वाला, 0.001 सेंटीमीटर। अब आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई नहीं? हुई ना? समझ में आ गया ना कि ये सब डिपेंड करता है कि हम सर्कुलर स्केल को कितना घुमाते हैं। एक रोटेशन में 0 से 1 पे चला जाता है, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये सबसे छोटा नहीं है। सर्कुलर स्केल को हम से घुमा दे, हल्का घुमाए ना, तो वो इतना सा, यानी कि कुछ यहाँ पे एकदम जरा सा, एकदम यहाँ पे एकदम 0 के एकदम बगल में, तो सबसे छोटी डिस्टेंस होगा ना। अगर हम किसी वायर का डायमीटर लेंगे, तो छोटे पतले वायर का, तो वो तो इतने में ही आ जाएगा ना। आया ना समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई ना? छापो इसको जितना भी है। नोट कर लिया? यानी कि हमने इन सब से सीखा, मेन स्केल की एक डिवीजन मैटर नहीं करती है कि मेन स्केल की 1 मिलीमीटर गई है कि नहीं, मैटर करती है सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन घूमी है कि नहीं। सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन हल्का सा घुमा देंगे ना, वो हमारे, देखो सर्कुलर स्केल में इतनी छोटी छोटी डिवीजन होती है ना, कि अब उससे छोटा नहीं घुमा सकते आप, या तो डिवीजन बढ़ा दो, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दो, लेकिन इतनी छोटी होती है कैसे घुमाते हैं ना हम लोग इसको, तो वो हमारा इतनू सा पे आती है, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये हमारा होता है लीस्ट काउंट, इससे छोटा नहीं नाप सकता, वो भी जब 100 डिवीजन हो तब। डिवीजन पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था ना। ये 3rd डेसिमल प्लेस तक चला आया ना, आ गया ना, वेरी गुड। अब आ रहा है आपके पास IIT JEE मेंस का 2019 का एक सवाल, इसको हल करिए, देखें आपने बच्चों ने कितना दिमाग लगाया है, सोचो। तो JEE मेंस का एक सवाल बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, मतलब बोर्ड पे लिख दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आ रहा है किस तरीके से, क्वेश्चन है आपका, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, the minimum number of division on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire।
ये है आपका क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का। सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, दे रहा हूँ 5 मिनट अच्छे से, आप इसको देखो, समझो, सीखो, पढ़ो, लड़ो, जो करना करो, सॉल्व करके दिखाओ। और नहीं आ रहा तो 5 मिनट में सोल्यूशन भी हाजिर है। और दिमाग से सोचना, एक एक स्टेप समझना, जो हमने सिखाया था, यू सब याद रखना, ठीक है। करो। कर लिया, हो गया समय, बहुत दे दिया समय आप लोग को, कर लिया, आया समझ में कैसे करना है। देखो ध्यान से समझो, पहले दिमाग को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या कह रहा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ द, देखो यहाँ बच्चे फंस गए होंगे, ऑफ द मेन स्केल, नॉट ए स्क्रू गेज। पूरे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है, ये मेन स्केल का है। यानी कि जो मेन स्केल होती है ये वाली 0 से 1, ये 1 मिलीमीटर है, यानी कि 1 मिलीमीटर नाप सकता है ये, ठीक है। यानी कि और बड़ा कर देते हैं 1, यानी कि 1 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है। यानी कि इसका 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, तो यही इसका पिच नहीं हो जाएगा, ध्यान से समझो, यही इसका पिच हो जाएगा, पिच भी 1 मिलीमीटर हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझो, 5 माइक्रोमीटर को मेजर करना है डायमीटर को। क्या क्या लिखा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर। अब ध्यान से समझो, 1 मिलीमीटर को मेजर कर रहे थे और सर्कुलर स्केल को घुमा रहे थे। जब सर्कुलर स्केल का एक यूनिट, एक डिवीजन डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 1 जब 100 कर रहे थे, तो ये स्केल कुछ यहाँ पे आ रही थी, या ऐसे ऐसे आ रही थी ना, है ना। हमें कितना मेजर करना है, यानी कि समझ लो जब हम लोग 1/100 घुमाते थे, तो ये जो इतना डिस्टेंस कितना होता था, 0.001 होता था ना, सेंटीमीटर में होता था। अब ध्यान समझो, हमें कितना मेजर करना है, 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर में। सबसे पहले ध्यान लो, यानी कि 1 मिलीमीटर को हम कितने डिजिट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 100 डिजिट थे, यानी कि 1 mm को कितने डिजिट, यानी कि n नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दें कि हमारा आंसर आ जाए 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर, बस इसको सॉल्व करो, खत्म। जेईई मेंस का ज़्यादा क्वेश्चन खत्म, धुआं। देखो ध्यान से, ये n कुछ इस तरीके से होगा, 1 mm अपॉन 5 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है। आपको पता है 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर्स होते हैं ना, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 1 mm अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। mm से mm कटा, यहाँ कितना बचेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, यानी कि 1 अपॉन तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे, 200 होंगे इसके। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जेईई मेंस का क्वेश्चन धुआं हो गया ना, कुछ नहीं है, बस अब बेसिक जब आपने ध्यान रखा होगा ना, तब समझ जाओगे कि सर ने क्या बताया बढ़िया से, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आया था कि नहीं कॉन्सेप्ट। जब सर्कुलर स्केल का 100वां डिवीजन हम घुमाते थे, 100 में से एक डिवीजन, तो जब डिस्टेंस निकलती थी, वही तो लीस्ट काउंट हमारा 0.01 निकलता था। इसका इतना सा पार्ट निकलता था, लेकिन हमको तो इतना पार्ट पूरा दिया हुआ, इसके कितना पार्ट बांटे होंगे कि हमारे इतना मेजर कर सके, इतना। यानी कि इसको जब हम 200 से 1 मिलीमीटर को 200 से डिवाइड करते हैं, तब जाके इतना आ जाता है, ठीक है। आया समझ में, हैप्पी, नोट करो, छापो, जो करना है करो। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं रीडिंग की। हेडिंग डालेंगे फाइंडिंग रीडिंग, फाइंडिंग नींबो वाला है, फाइंडिंग रीडिंग। तो जो इसकी बच्चे टोटल रीडिंग होती है, 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे वर्नियर स्केल की मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर वर्नियर स्केल रीडिंग पे डिपेंड करता है, वैसे तरह इसमें भी MSR यानी मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR पे डिपेंड करता है, MSR प्लस CSR। अब बात करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला पहले लिख लो, फिर बात करते हैं। MSR क्या होता है समझो पहले।
सेम वही चीज़ है। MSR क्या होता है? रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, MSR ये होता है। CSR क्या होता है भैया? CSR क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल यानी CS विथ बेसलाइन ऑफ अ मेन स्केल। ठीक, समझो ध्यान से, समझो क्या कह रहा है। ये तो पता है रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑन सर्कुलर स्केल, ये तो पता है ना, उसमें भी यही चीज़ था, मेन स्केल रीडिंग। कहने का मतलब क्या है ये देखो। हाँ चलो ठीक है, ये चलो जैसे कोई एक रॉड ले लिया मैंने, ये रॉड है, इसका डायमीटर हमें नापना है और इस रॉड का है हमारे पास समथिंग कुछ 1 पॉइंट कुछ समथिंग मिलीमीटर्स में है, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलीमीटर्स का है। ठीक है, देखो ध्यान से, रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑन सर्कुलर स्केल, और इसका मतलब समझो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर विद द बेस लाइन क्या होता है। ये ऐसे कुछ बेस लाइन होती है, ये ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब कि 99 इस तरीके 100 डिवीजन वाली है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे इसने 4 मिलीमीटर साफ मेजर कर लिए। ठीक है, 4 मिलीमीटर इसने, जो साफ दिखता है उसमें भी मैंने बताया था, जो साफ दिखता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग, यानी कि 4 mm तो साफ दिख रहा है। ठीक है, 4 mm साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल की। देखो बेस लाइन ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो बेस लाइन है, यानी कि लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन ऑफ ए मेन स्केल। यानी कि ये जो मेन स्केल है, ये इससे जो हमारी लाइन कोइंसाइड करेगी इस वाली लाइन से। देखो जैसे मान लेते हैं ये कर रही है हमारे पास कुछ कर रही 5वीं लाइन, कुछ 5वीं लाइन करके ये मेज़र कर रही है, मतलब कि ऐसे से घुमाया हमने, ऐसे पकड़ के नीचे लाया, तो ये कुछ 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे ऐसे करके घूम रहा होगा। तो ये कुछ पकड़ के जब हमने नीचे किया, यहाँ तक तो पूरा आ रहा था, यहाँ पे 5वें डिवीजन पे रुक गया। ठीक है, अब बताओ इतना सा डिवीजन, यानी कि 1 यूनिट डिवीजन 1 लीस्ट काउंट के बराबर होता है, 2 यूनिट डिवीजन 2 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, 3 यूनिट 3 लीस्ट काउंट, 4 यूनिट 4 लीस्ट काउंट। तो ये 5वां जो लाइन है तो 5 लीस्ट काउंट हो जाएगा, यानी कि 4 mm प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm। mm में अगर नापोगे तो, mm में नापेंगे तो इतना, और सेंटीमीटर में नापेंगे तो और अधिक हो जाएगा। तो कितना बन गया ये 4 mm प्लस 0.05 mm, कितना आ जाएगा 4.05 mm। देखिए ये हो गई रॉड की लेंथ मिलीमीटर्स में। ठीक है, समझ में आ गया बेस लाइन क्या होती है। ये जो मई मेन स्केल की जो लाइन, ये वाली जो लाइन गई है ना, वो होती है बेस लाइन। और कोइंसाइडिंग क्या होता है, कोइंसाइडिंग मतलब इस जैसे वर्नियर स्केल में ऐसे होता था ना, इसमें ऐसे होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल में ऐसे था, ऐसे टॉइंग, इसमें ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। ये तब का चल रहा है सिस्टम जब एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट करो और फिर कुछ चीजें लिखा रहा हूं उसको देख लो। लिख लिया, मजा आया, समझ में आया। अगर क्वेश्चन लगा लिया तो और अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं भैया इंस्ट्रूमेंट में एरर की, यानी 0 एरर एंड करेक्ट रीडिंग्स की। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे 0 एरर एंड करेक्ट रीडिंग। मेरे समझाने से पहले कुछ इंग्लिश में
कुछ डेफिनेशन है, लिख लो पहले लिख लो क्या होता है बताते हैं। इफ जीरो ऑफ, अब हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। सर्कुलर स्केल, CS है नहीं सर्कुलर स्केल, काउंटर स्ट्राइक मत बोल देना बेटा। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ ठीक है, नोट करने के लिए लिख लिया। देखो ये भी बच्चों वही तरीके होता है। किस तरीके से, जैसे कि और तो मेरा टी-शर्ट बता, मतलब कि ये वैसे ही होता है जैसे कि जीरो एरर आपका उसमें था, क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर में था जीरो एरर कि इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने से पहले उसका जीरो इसके जीरो पे मैच नहीं करता था, ठीक है ना, कोई और लेंथ मैच, यानी कि उतनी लेंथ पहले से मेजर थी उसमें, तो वही हमारा जीरो एरर था, यानी कि जीरो उसका जीरो से मैच नहीं करता था, तब वो जीरो एरर कहलाता है। तब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, if zero of circular scale does not coincide with baseline at initial condition before starting measurement when spindle and stud touch each other। spindle and touch यानी कि ये ऐसे कुछ था, यहाँ पे आपका वो था जब ऐसे स्टार्टिंग से पहले ये जो पूरा ऐसे बंद रहता है ना, ऐसे करके ये दोनों टच रहते हैं, तो जब टच रहते हैं तो जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो और बेस लाइन का जीरो मैच नहीं कर रहे होते हैं। ये जैसे ऐसे है, सर्कुलर स्केल का जीरो और बेस लाइन का जीरो मैच नहीं कर रहे होते हैं। ये लाइन ऐसे होती है, यहाँ पे जीरो होता है, ये बेस लाइन होती है, कुछ हल्का सा डिफेक्ट होता है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। बिफोर टेकिंग स्टार्टिंग मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट से पहले ही वो कुछ हिला होगा उसका जीरो बेस लाइन से, तब हम कहेंगे उस स्क्रू गेज में जीरो एरर है। समझ में आया, बुद्धि खुली। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, छाप लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से भैया, छाप लो। अब भैया वर्नियर कैलिपर के तरीके, इसमें भी दो टाइप्स के जीरो एरर होते हैं। एक होता है, पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। अब ये भैया पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर लें। देखिए, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव बिलो द बेस लाइन, यानी कि बिलो द बेस लाइन कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि ये हमारी कुछ बड़ा सा बनाते, थोड़ा सा समझ में आएगा। कुछ ये ऐसे डायग्राम रहता है, अच्छा सा बना रहा है। ये हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे इसका ज़ीरो ऐसे रहता है, ठीक है, ये ज़ीरो रहता है, ठीक है ना। इसका ज़ीरो यहाँ छोड़ के यहाँ खिसक आता है, यानी कि बिलो, पॉजिटिव जीरो क्या होता है, बिलो द बेस लाइन, यानी कि जब इफ, देखो लिख लो, व्हेन जीरो ऑफ CS यानी सर्कुलर स्केल बिलो द बेस लाइन, व्हेन इट्स said to be पॉजिटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर भी समझ ही गए होंगे आप लोग। ऐसा ही सेम चीज़ नेगेटिव में भी बनाएंगे भैया, यानी कि ये जो बेस लाइन है इसका ज़ीरो यानी कि ऊपर खिसक जाता है, यानी कि इसका अभी इंस्ट्रूमेंट देखो यूज़ नहीं हुआ है, अभी लेंथ मेजर नहीं किए, जब बंद है पूरी तरीके से, जब ये बंद है तब जाके ये पहले से कुछ मेजर कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, 0.0 समथिंग कुछ ऑलरेडी मेजर कर चुका है। ये आया समझ में, ठीक है, तो ये पहले से कुछ मेजर कर चुका है, तो यानी कि इसका ज़ीरो, इस यानी कि क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन में, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव द जीरो ऑफ बेस लाइन, जीरो ऑफ बेस लाइन
अब मेंस के लिए उसके लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझ गए होगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आ गया। इस वाली कंडीशन में नेगेटिव जीरो एरर वाली कंडीशन में बेस लाइन नजर नहीं आती, नहीं नजर आती। कैसे सर, कैसे? ध्यान समझो, कुछ डायग्राम याद था, कुछ ऐसे था डायग्राम, मान लेते ये कुछ ऐसे बेस लाइन यहाँ से दिखती थी ना, ऐसा भी नॉर्मल डायग्राम बना दिए हैं, समझ जाओ। ये कुछ ऐसे था, यहाँ पे हल्की सी लाइनिंग जो थी बेस लाइन दिखती रहती थी कि इसका जीरो और इसका जीरो मैच था। तो पॉजिटिव जीरो एरर में ये तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज खुला होगा पहले से ही, तभी तो दिख रहा है। अरे जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें तो दिखेगा। लेकिन नेगेटिव वाली में ये ऐसे क्लॉकवाइज चढ़ा होगा, यानी कि इतना भी नहीं दिखेगा। तो ये जो चीज़ होती है, यानी जब ऊपर की ओर ऐसे घूमेगी, ऊपर की ओर घूमेगी, तो ये जो जाके ये पूरा इसी पे चढ़ नहीं जाएगी, तो इसका तो बेस लाइन तो नजर ही नहीं आएगा। समझ में आ गया? यानी जब पूरा उसमें चढ़ जाएगी तो इसमें बेस लाइन नजर नहीं आएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर हाइड द बेस लाइन, यानी कि नेगेटिव जीरो एरर हाइड द बेस लाइन, ठीक है ना। अब आए समझ में? अब भैया इनकी चलो सर एरर तो हो गए, करेक्ट रीडिंग तो बता दीजिए। करेक्ट रीडिंग वही फॉर्मूला, करेक्ट रीडिंग वही फॉर्मूला, करेक्ट रीडिंग क्या होता है? टोटल रीडिंग जो, तो रीडिंग जो थी है ना, जो रीडिंग हमने निकाली उसमें से जीरो एरर माइनस कर दो। और एग्जाम में जीरो एरर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले देख लो सर्कुलर स्केल कहाँ चढ़ी हुई है। सर्कुलर स्केल अगर ऊपर चढ़ी हुई है, सर्कुलर स्केल अगर ऊपर चढ़ी है तो समझ जाओ नेगेटिव है। ऐसे मान लो अगर करेक्ट रीडिंग 10 होती, आपने नापने के बाद, आपके ऐसे घुमाने के बाद आई 6 रीडिंग, आपके घुमाने के बाद ऐसे घुमाए 6 रीडिंग, लेकिन एक्चुअल में उसने 4 और 6 चला ना। 4 कहाँ कि उसने 4 कदम बंद करा, उसने फिर 6 कदम चला, यानी 4 कदम पहले नीचे आया होगा, तब जाके तो वो जीरो पे आया होगा। ऐसे घुमाए होंगे, देखो इधर से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के इसको घुमाए होंगे। जब घुमाए होंगे तो पहले तो 4 नीचे कदम आया होगा ना, तो वो 4 रीडिंग कौन खा गया? इसीलिए उसको नेगेटिव एरर में नापते हैं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि जब हम नेगेटिव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6 + 4 10 आ गया ना करेक्ट रीडिंग। इस तरीके से वही सेम किस्सा होता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव वाले में तो माइनस ही सीधा कर देते हैं। अरे जो वर्नियर स्केल में था, इसीलिए कहा था वर्नियर स्केल जरूर देख लेना। मज़ा आई, समझ में आया आज का लेक्चर? बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोग का आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई अगर किसी को माने कोई टॉपिक तो बता दे, उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो ले आऊँगा, JEE लेवल तक के पूरे। और फिर तब तक नोट कर लो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।